हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन होती है जो उसको सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल, उनके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेट है, और अब स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेट है तो फंक्शंस भी कॉम्प्लिकेट होंगे। तो हर एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए सेल के पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। और यही फीचर है जो डिफरेंशिएट करता है यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से। तो इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये सब ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के फंक्शन के लिए। जैसे कि हम एनिमल सेल का डायग्राम देख सकते हैं, इसमें इतनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, सेंट्रियोल है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है। अब इन सब ऑर्गेनेलीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारी पहली सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी बोलते हैं। ईआर एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स और शीट लाइक नेटवर्क होते हैं। ये ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके अंदर बहुत सारे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं, या तो ये राउंड शेप का होता है या फिर ये ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वेसिकल। जो ईआर है इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसे। ईआर 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर रफ क्यों लगता है? क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट है, यानी कि राइबोसोम्स पर क्या होता है? प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर जो ये प्रोटीन्स है ये अलग अलग प्लेस पे सेंड हो जाते हैं ईआर की मदद से। अब दूसरा टाइप क्या है? एससीआर। एससीआर किस में मदद करता है? फैट्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में। अब कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं वो भी यहीं पर बिल्ड होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ और प्रोटीन्स और लिपिड्स भी हैं जो एंजाइम और हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं। जो ईआर है इसका जो अपीयरेंस है हर एक सेल में अलग अलग होता है, तभी ये नेटवर्क लाइक सिस्टम बनाता है। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि ये है, इसके ऊपर क्या है? कुछ छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं जिसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। और दूसरा क्या था? एससीआर। एससीआर ये रहा, इसके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम नहीं है। ये सिर्फ किसका काम करता है? लिपिड्स, फैट्स मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन का। और वो लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं सेल की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। अब ईआर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कराना, जैसे कि प्रोटीन्स का। अब ये ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ पे कराता है? या तो साइटोप्लाज्म के ही अलग अलग रीजन्स पर, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। साथ ही ईआर का काम है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाना, एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड कर जहाँ पर सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। एससीआर हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब 7th चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लीवर सेल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के, वहाँ पे एससीआर क्या काम करता है? पॉइजनस और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का। मतलब यानी कि जो भी उनका हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको ख़त्म करने का। अब हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, मतलब फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इन पैरेलल स्टेक्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। इन मेम्ब्रेन का कनेक्शंस ईआर की मेम्ब्रेन के साथ होता है, तो दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना देती हैं। जो मटेरियल ईआर सिंथेसाइज करता है वो डिस्पैच होते हैं सेल के अंदर और बाहर गोल्गी अपैरेटस की मदद से। इसके फंक्शंस क्या क्या है?
स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेज करना प्रोडक्ट्स का। साथ के साथ जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको भी सिंपल शुगर से कौन बनाता है? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब थर्ड ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स फील हैं। ये जो इंजाइम्स हैं इनको आर बनाता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। लाइसोसोम्स एक तरीके से सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये मदद करते हैं सेल को क्लीन रखने में। इसका मतलब अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल या फिर कोई भी सेल की ऑर्गेनेली खराब हो गई है तो उसको क्लीन करने का काम होता है लाइसोसोम्स का। फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया और फूड या फिर पुरानी ऑर्गेनेली जो कहाँ गई है? लाइसोसोम्स में खराब होकर। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कौन तोड़ता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनके पास एबिलिटी है इन ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने की। अगर सेल में कोई भी खराबी होती है, जैसे कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाता है। अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो गया तो इसका मतलब अंदर जो भी एंजाइम्स थे वो सारे के सारे बाहर आ गए, तो वो अपने सेल को ही खुद खा जाते हैं। इस वजह से लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब पूछते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि लाइसोसोम्स के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो अगर सेल खराब हो जाता है, यानी कि सेल की कोई ऑर्गेनेली खराब हो जाती है, तो लाइसोसोम्स खुद ही बर्स्ट हो जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब फोर्थ ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। तो हमें डायग्राम से देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये डीपली फोल्डेड है। ये जो फोल्ड्स हैं इनका क्या काम है? सरफेस एरिया बढ़ाना एटीपी जनरेशन के लिए। इसके नाम से ही पता चल रहा है पावर हाउस, यानी कि इसका क्या काम है? एनर्जी जनरेट करना ताकि सेल अपने काम को कर सके। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी को रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को यूज करती है एटीपी की फॉर्म में ताकि नए केमिकल कंपाउंड्स को बना सके और मैकेनिकल वर्क को कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज हैं क्योंकि इनका खुद का ही डीएनए होता है और खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं। अगर इनके पास खुद के ही राइबोसोम्स हैं तो इस वजह से खुद के ही प्रोटीन्स बना पाते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर, तो एक ऐसे प्लास्टिड होते हैं कलर्ड प्लास्टिड। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब या तो व्हाइट प्लास्टिड या फिर कलरलेस प्लास्टिड। अब जो क्रोमोप्लास्ट है इनके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ऐसे क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट की फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराना, यानी कि उनके फूड को बनाने में क्लोरोप्लास्ट मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो प्लास्टिड हैं जो मटेरियल्स को स्टोर करने में मदद करते हैं, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। जो क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो मटेरियल के अंदर एम्बेडेड होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरह, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं।
तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हम ये देख सकते हैं स्टैक्स हैं बहुत सारे। इन स्टैक को क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और ये स्टैक्स आपस में जुड़े होते हैं ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। और ये सारा जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब लास्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक्स हैं, यानी कि ये क्या है? ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम क्या है? स्टोरेज। और सेल का चाहे सॉलिड कंटेंट हो चाहे लिक्विड कंटेंट हो, सब वैक्यूल्स में ही स्टोर होता है। एनिमल सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं, और जो प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स इतने ज़्यादा लार्ज होते हैं कि वो ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ही कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं पूरा सेल सेप से फील होता है, और इसका काम हैगा टर्शिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करना सेल को। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो प्लांट सेल के लिए एसेंशियल है वो वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। ये सब्सटेंसेस जैसे कि एमिनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स हैं। एमिनो एसिड क्या है? ये प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं, यानी कि जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमीबा, इनके अंदर फूड वैक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? आइटम्स जिसको एमीबा कंज्यूम करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनका काम और भी क्या होता है? जो एक्सेस वाटर है उसको सेल से रिमूव आउट करना, और साथ के साथ जो वेस्ट है उसको भी सेल से रिमूव करना। तो इसका मतलब हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसकी एबिलिटी है फंक्शन करने की, वो किसकी वजह से हो पा रही है? उसकी मेम्ब्रेन की वजह से, और जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जो उसको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में मदद कर रही है। तो सेल का क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मदद करता है सेल को अलग अलग फंक्शंस जो हमारी सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, वेस्ट मटेरियल का क्लीन करना यानी कि एक्सक्रीशन, या फिर नए प्रोटीन्स को बनाना। तो सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसको बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के बिना कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। अगर बॉडी के सेल ही डैमेज हो जाएंगे या फिर कोई सेल ऑर्गेनली ही खराब हो जाएगी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। जो नए सेल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में वो बनते हैं ताकि जो पहले के ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल्स हैं उसको रिप्लेस कर सके और गैमेट्स बना सके जो ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। वो प्रोसेस जिसमें नए सेल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवीजन होती है ग्रोथ के लिए उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इस प्रोसेस में जो हर एक सेल है, हर सेल जिसको क्या बोलते हैं? मदर सेल, डिवाइड कर कर बनाता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। 2 आइडेंटिकल मतलब सेम। जैसे कि ये रहा मदर सेल ने डिवाइड करके क्या बनाए? 2 आइडेंटिकल सेल। जो डॉटर सेल्स होते हैं इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि मदर सेल के पास होते हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो इस वजह से माइटोसिस को क्या भी बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का क्या काम है? ग्रोथ में और रिपेयर में हेल्प करना। अब कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो डिवाइड कर कर बनाते हैं गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इस प्रोसेस के अंदर जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस से होती है। इसके अंदर 2 डिवीजन इंक्लूड होती है, मतलब एक मदर सेल पहले डिवाइड करी फिर वो दोबारा डिवाइड करेगी। तो जब सेल मियोसिस से डिवाइड करता है तो इससे 4 नए सेल्स बनते हैं 2 की बजाय, यानी कि पहले मदर सेल 2 में डिवाइड करी फिर वो दोनों सेल्स दोबारा डिवाइड करे जिससे 4 न्यू डॉटर सेल्स बन गए। अब जो नए डॉटर सेल्स हैं इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर है ये हाफ होता है। क्यों? क्योंकि जब पहली डिवीजन हुई तो डॉटर सेल्स के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे एज मदर सेल, लेकिन बाद में जब दोबारा डिवाइड हुए तो ये क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो गए। तो इस वजह से जो 4 डॉटर सेल्स हैं इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये मदर सेल के क्रोमोसोम से हाफ होता है। तो इस वजह से मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। Thank you everyone. If you like my work then please share my video to your friends and please subscribe my channel.